हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 912 उसके ऊपर बनाएंगे, जो कि हमारा इसमें 2021 में दिसंबर में हुआ था, जो कि एक पोस्ट है। और ये इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो अभी न्यू वैकेंसी है वो आ चुकी है जेई की, तो जिसके लिए हम जो है न्यू न्यू वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें कि हमारे 10 या 15 क्वेश्चन होंगे। उसके ऊपर हम बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन, तो पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो a 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल लाइट इज रेटेड एट 30 वाट एंड व्हाट द टोटल चार्ज दैट फ्लो थ्रू द फिलामेंट इन 1 मिनट। तो हमें जो है टोटल चार्ज निकालना है यहाँ पे। तो टोटल चार्ज के लिए हमें पता है कि जो I इज इक्वल टू क्यू टी होता है, हमें इतना गिवन है कि I इज इक्वल टू क्यू टी होता है। तो अगर हमें क्यू निकालना है तो हमें आई का पता होना चाहिए, और हमें इसमें जो है 12 वाट और 30 वाट, 12 वोल्ट एंड 30 वाट हमें जो गिवन है यहाँ पे। तो पावर लगाएंगे हम 30 इजिकल टू 12 इंटू आई, तो करंट जो है वो हमारा 30/12 आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पर पुट करेंगे। और तो हमारा ये आंसर आएगा। बट इसमें है कि जो हमारे पास टाइम है वो सेकंड में होना चाहिए, तो 1 मिनट इजिकल टू 60 सेकेंड। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल है वो हमारे पास जो है 150 कूलम यहाँ पर जो है हमारे पास निकल जाएगा। तो हमारा जो आंसर है फर्स्ट का वो ए हो जाएगा। इसमें है कि जो हमारे पास करंट है वो क्यू अपॉन टी, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमारे पास जो जो चार्ज है उसको हम जो उसकी जो यूनिट है वो कूलम की फॉर्म में लिख सकते हैं, और टाइम को सेकंड की फॉर्म में, और इसी को कि हमने एम्पेयर के नाम से ही देखा गया है। अब एक और तरीके से मैं आई इजिकल टू क्यू बाई टी को लिख सकता हूँ, जो कि ये है आई इजिकल टू एन ई अपॉन टी। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज, और ये उसका टाइम सेकेंड्स में। अगर हम इसमें चार्ज की बात करें तो चार्ज में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके चार्ज और इसके मासेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम तक होगा, और जो हमारा प्रोटॉन का प्लस 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और जो हमारा न्यूट्रल है उसका जो चार्ज है वो हमारे पास 0 होता है। तो मासेस के बेसिस में क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। जो हमारे पास मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो यहाँ पर ये मेन है। और जो हमारे पास प्रोटॉन का है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, असल में ये 1.672 इंटू 10⁻27 kg। तो वही न्यूट्रॉन का हमारे पास होगा 1.675 इंटू 10⁻27 kg में आ जाएगा। जिससे हमें पता चलता है कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो हमें ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि 1/5 है और यहाँ पर हमारे पास 2 है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन से, और फिर प्रोटॉन ज़्यादा है आपके इलेक्ट्रॉन से। अगर यहाँ पर हमारे पास इस वाले से हमारे पास जो है पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1840। तो ये वाला जो रिलेशन है ये पेपर में पूछा जाता है। हमें पता है कि जो मास ऑफ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका जो चार्ज है वो कूलम में 1.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम है। तो 1 कूलम हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। तो 1 अपॉन डिवाइडेड बाई 1.67 करूँगा मैं, तो यहाँ पर हमारे 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन और ये जो मासेस हैं ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब होता है जैसे ये रेजिस्टेंस था उसको खींच के इतना बड़ी उसकी लेंथ करती है। अगर उसको एन टाइम्स हम जो है बढ़ाते हैं ओरिजिनल वैल्यू से, उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। इसमें 3 केस बनते हैं, केस नंबर 1, 2 एंड 3। अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो एन स्क्वायर इंटू आर बनेगा। अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो आर बाई एन स्क्वायर बनेगा, और डायमीटर को अगर बढ़ाते हैं तो आर बाई एन 4 बनेगा, क्योंकि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, और ए को हम लिख सकते हैं पाई टी स्क्वायर बाई 4 से। तो इसमें लेंथ को बढ़ाएंगे एरिया, और इसमें आपका क्या होगा डायमीटर। तो लेंथ को बढ़ाएंगे तो एन स्क्वायर बाई 4, एरिया को बढ़ाएंगे तो आर बाई एन स्क्वायर, और डायमीटर को बढ़ाएंगे तो आर बाई एन 4। इसको डायरेक्ट याद करो, इसमें हमें जो प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कॉम्पिटिशन में प्रूफ की कोई जरूरत नहीं होती है, हमें डायरेक्ट इसको याद करेंगे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगले की क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज हायर। अगर एक जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा बता रहा है, तो कोल्ड रेजिस्टेंस में देन द कोल्ड रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। तो
बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द फिलामेंट क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम टेम्परेचर कोफिशिएंट्स की बात करते हैं, जो चीज़ हमें पूछी है, जो कि पेपर में आता है। हमें पता है R1 इज इक्वल टू R0, ये होता है तुम्हारा इनिशियल, और ये किसी और वैल्यू के ऊपर बात की जा रही है। तो यहाँ पर 1 प्लस अल्फा नॉट पर डेल्टा टी, जो डेल्टा टी है ये हमारे पास होगा एक तरीके से T1 माइनस ऑफ T0 टेम्परेचर पे, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा टी, मल्टीप्लीकेशन करके किया, इस चीज़ को इधर ले आए और ये चीज़ डिवाइड में आ गई ऑफ डेल्टा टी। तो जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो ये हमारे पास जो इसकी यूनिट है वो हमने लिखी यहाँ पे, तो ये हमारे पास उसकी यूनिट है। तो ये जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, तो मैंने आपको यहाँ पर इसके साथ बता दी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस में, केस नंबर 1 की बात करते हैं उसमें। केस नंबर 1 में हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस के बढ़ने पर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा पॉजिटिव टेम्परेचर में, जिसमें से एग्जाम्पल है हमारे पास कंडक्टर्स, एल्यूमिनियम आ गया, कॉपर आ गए, सारे इसी एग्जाम्पल है। केस नंबर 2 में जीरो टेम्परेचर होगा तो मतलब टेम्परेचर को जितना भी बढ़ाए तो रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें आते हैं एलॉय, जैसे कि मैग्नीन आता है। तो मैग्नीन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है 0.00015 पर डिग्री सेल्सियस है, ये पूछा जाता है मैग्नीन। मैग्नीन का इस्तेमाल करते हो आप इसमें अमीटर एंड वोल्टमीटर में, सीरीज एंड पैरेलल में जो लगाते हो, टेम्परेचर ज़्यादा चेंज होने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसको। केस नंबर 3 आता है नेगेटिव टेम्परेचर, टेम्परेचर के कम होने पर रेजिस्टेंस का बढ़ना, जिसमें कि आप एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन बनता है और सेमीकंडक्टर का बनता है कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो ये आपको बड़ी बार देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस आपको फर्दर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि द होल्ड रेजिस्टेंस फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज हायर, जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा था, तो कोल्ड रेजिस्टेंस से उसका रिलेशन क्या है, तो इसमें वही है कि आपका जो डेल्टा टी है इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और जब हमारे पास टेम्परेचर कम तो इसका मीन्स उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम, तो इसका मीन्स ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आएगा। तो आई होप इस आपको इसका सोल्यूशन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगर हम जैसे ये क्यूब की बात थी, मैं बताता हूँ 12 1 ओम रेजिस्टेंस आर यूज एज अ एज टू फॉर्म अ क्यूब। एज हुए ये वाले एज, ये एज, ये एज, ये एज, ये एज, एंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायगोनली अपोजिट, टू डायगोनली अपोजिट हुआ ये और इसके बीच में। अब हमें इसको सॉल्व नहीं करना है पेपर में, हमें कुछ चीज़ें याद करो, शॉर्टकट ट्रिक करो, वही होता है। तो हमें पता है कि जो क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब में डायगोनली है, इसका आंसर डायरेक्ट बनता है 5/6, वरना आप इसको कर सकते हो, करंट को डिवाइड करोगे, पैरेलल सीरीज लगा के करोगे, तो इसका आंसर बेसिकली क्या आएगा आपके पास 5/6 आएगा डायरेक्ट। तो ये आएगा आपके पास 5/6 ओम। बट अगर आपका इसके बीच में एक सेंटर में, यहाँ से लेके इसके बीच में सेंटर में एक अगर रेजिस्टेंस को ऐड कर देते तब क्या आएगा, तब इसमें जो आपका 11/6, क्योंकि इसमें जो 5/6 पैरेलल में हो जाएगा आपके पास उस रेजिस्टेंस आर से, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11/6 ओम। इसमें जो फर्दर जो केस बनता है, केस तो 3 केस बनते हैं। केस नंबर 2 में एज के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ स्क्वायर पूरा बना होगा बट उसके ऊपर वाले टॉप की ये चीज़ें, तो यहाँ पर आपका 7/12 ओम बनता है। और एक होता है तुम्हारे इसमें फेज की बात करते हैं, फेज हुआ ये और ये वाला, क्यू पूरा बना होगा पर उसके ऊपर से मैं बता रहा हूँ यहाँ और यहाँ फेज, तो फेज से हमारा 3/4 आंसर आएगा। और सेंटर में अगर उसके रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्यूब पूरा बना होगा, ऐसे करके क्यूब पूरा बना हुआ ये ऊपर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि कैसे करके बन रहा है, जैसे भी बन रहा है, तो डायग्राम खराब हो जाएगी, तब मैंने नहीं बनाया था वैसे। तो अगर सेंटर में आएगा तो वही पैरेलल में हो जाएगा, 3/4 रेजिस्टेंस पैरेलल टू आर, तो इस तरीके से आपका 7/4 ओम हमारे पास आ जाएगा। तो 3 केस है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर हम अ कंडक्टर ऑफ डी डायमीटर लेंथ, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आएगा कि पावर कंज्यूम किया है, तो मैंने लिख दिया पावर पूछी है। हमें पता है कि डायमीटर हमारे पास 2D पूछ लिया, यहाँ पर बता दिया गया है, एंड हाफ कर दिया, करंट आपका ट्रिपल कर दिया। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो आपका पावर का जो फॉर्मूला होता है सीरीज में, इस सीरीज का फॉर्मूला होता है, क्योंकि सीरीज में आपका करंट की बात होती है, करंट सेम है, सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमें पता है उसका फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर होता है, तो आई स्क्वायर रो एल बाई एरिया, एरिया को पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, तो 4 में ऊपर ले गया, अब मैं इसमें जो है 4 में बाहर ले गया, अब इसमें सारी वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर 9/8 आई स्क्वायर आर आंसर है, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है नन ऑफ। तो ये तो सिंपल था। अगले में बात करते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू। देखो सबसे पहले अगर हमें पता है कि जो केसीएल का जो ये पहला है, ये दूसरा है, केवीएल एंड केसीएल फैराडे लॉ है। तो पहला जो लॉ है वो जंक्शन के ऊपर काम करता है, तो इसका आंसर जंक्शन है, ना कि क्लोज लूप के ऊपर आपका कौन सा करता है, केवीएल करता है। और मैग्नेटिक सर्किट का कोई रिलेशन ही नहीं, तो इसमें आपका जो है जंक्शन इनर सर्किट है। टू, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बट जो मेन चीज़ है इसके साथ जो बंदे नहीं पता होता है कि जो हमारा केसीएल होता है, सी से याद रखना, सी है तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, और केवीएल हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो और ये जो है जंक्शन के ऊपर काम करता है, और ये हमारा लूप के ऊपर काम करता है। केवीएल लूप के ऊपर करता है, और जो केसीएल है वो हमारा जंक्शन के ऊपर करता है। जंक्शन का मीन्स ये हो गई, जैसे ये करंट है फर्दर, तो ये करंट आगे चल गया और ये करंट आगे चल गया 1 and 2, तो करंट इज इक्वल टू I1 प्लस ऑफ I2। तो ये तुम्हारी जंक्शन है। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटकमिंग, तो ये जंक्शन वाला जो है उसके कंसेप्ट के ऊपर जो है आपका किरचॉफ करंट लॉ है वो काम करता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर हम 7th की बात करें, 7th क्वेश्चन की, तो 7th क्वेश्चन में ये क्या बोल रहे हैं, देखो, वाइल डिटरमाइनिंग द आरटीएच ऑफ अ सर्किट। तो ये हमारे जो है थ्योरम्स में, नेटवर्क थ्योरम्स के क्वेश्चन हैं ये सारे, मतलब ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें हमें सीधा डायरेक्ट बता देता हूँ कि जब भी आरटीएच होता है थ्योरम्स में, जब भी वोल्टेज लेते हैं तो उसको रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से, और जब भी हम करंट की बात करते हैं उसको रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से। तो आइडियल मतलब उसको कैसे याद रखना है, आपको पता होना चाहिए जो वोल्टेज अगर हम आइडियल की कंडीशन में लेते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है आइडियल में, और प्रैक्टिकल में इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। और यहाँ पर जो प्रैक्टिकली में जो आपका रेजिस्टेंस होता है आइडियल करंट का होता है हाई, तो उसको जो आइडियली के थ्रू जो है रिप्लेस किया गया है। तो अगर हम वोल्टेज लेंगे तो उसको रिप्लेस किया एक तरीके से शॉर्ट सर्किट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस 0 होता है और ओपन सर्किट में आपका इन्फिनाइट होता है। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा यह रहेगा, ऑल द सोर्स शुड बी रिप्लेस बाय देयर सोर्स रेजिस्टेंस। सोर्स के रेजिस्टेंस हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 8th की, two charges are placed at a small distance apart. If the glass slab is placed between them, the force between the charge, तो हमें पता है कि फोर्स है, मतलब यहाँ पर एक Q1 है, यहाँ पर एक Q2 है, उसके बीच में अगर R है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो आप, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सोल्व करना, मतलब पेपर में आपका आंसर आना चाहिए। बाकी कंसेप्ट बाढ़ में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिमाचल प्रदेश की खासकर पेपरों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको नॉलेज है नहीं है। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है। तो रिलेशन इसमें जो पूछा था फोर्स एंड डिस्टेंस का, तो अगर मैं इसमें बात करूँ आपकी, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमारे पास ग्लास स्लैब की बात की गई है। तो ग्लास जो स्लैब है जब भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका जो परमिटिविटी है आपका वो बढ़ जाएगी, जिसके थ्रू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो जैसे ही ये चीज़ बढ़ेगी तो आपका जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, तो उसका आंसर होगा आपका सी आंसर। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें कि द पोटेंशियल, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। और पोटेंशियल इनसाइड और चार्ज होलोस्फीयर की बात करते हैं, तो ये हमारे पास होलोस्फीयर है, उसके जो चार्ज होता है वो हमेशा आउटसाइड में होता है, इनसाइड में कभी भी चार्ज नहीं होता है। तो सरफेस में हमेशा चार्ज प्रेजेंट होगा, पर इनसाइड में चार्ज हमेशा प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये आप डायरेक्ट याद रखो, और वोल्टेज जो इनसाइड एंड आउटसाइड हमेशा सेम रहेगा। तो ये इसमें जो क्वेश्चन है वो किसका पूछा गया था, पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल जो होगा वो सेम एज दैट ऑफ द सरफेस, तो इसको भी डायरेक्ट याद करो, उसी में फायदा आपका। जिसमें आपको फायदा मैं वही चीज़ बताऊंगा लॉन्ग में। अब क्वेश्चन नंबर आपका 10 की बात करते हैं। आरएमएस पूछा गया है, आपका एक डीसी करंट बताया कितना 10 एम्पेयर एंड साइनोसॉइडल आपका पीक बताया गया है 20। आरएमएस के ऊपर पूछा है तो आरएमएस में सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है अंडर रूट बाय डी, मतलब डीसी का स्क्वायर प्लस आरएमएस का स्क्वायर। तो आरएमएस हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके से निकालते हैं, आरएमएस इज इक्वल टू पीक अपॉन अंडर रूट 2 का निकालते हैं। आरएमएस जो है रूट मीन स्क्वायर होता है, तो रूट मीन स्क्वायर का रिलेशन इस तरीके से होता है कि जब जो हीट एसी में और डीसी में जब सेम होती है तो उस चीज उस वैल्यू पर हम उसको चीज को बोलते हैं आरएमएस। तो इसका एक लंबा सा फॉर्मूला भी होता है अंडर रूट 1/t 0 से t fx का होल स्क्वायर dx। ये हिमाचल के पेपर में नहीं पूछे जाते ये क्वेश्चन,
कि इसको इस तरीके से सॉल्व करो, पेपर में आते तो यही चीज़ आती है। तो आपका डी सी है 10 का स्क्वायर प्लस इसमें पी की वैल्यू 20 हमें गिवन थी, आप सकते हो 20 गिवन थी, तो पी इसमें लगा √2, तो 100 प्लस 200 तो √3 एंड 10, तो इसमें कितना है 1.732, तो इंटू 10 कर लोगे तो अपना जो आंसर है वो इस तरीके से ही आता है 17.3। तो इस तरीके से बस आपको बस कैलकुलेशन की वहाँ पर स्पीड, वैसे तो टाइम बहुत मिल जाएगा 2 घंटे में, तो उसकी आप टेंशन मत करना। तो आई होप, हाँ इसमें क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो 10-10 क्वेश्चन की हम जो है सीरीज लगाएंगे, जिसमें कि आपका भी समय खराब ना हो और ना मेरा समय खराब हो। और इसमें हम जो है जब तक पेपर होगा तब तक हम इस सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं जितने भी, लगभग मैं बोलूँ तो आपके कोई 10 क्वेश्चन पेपर होंगे 2014 के बाद से, तो वो सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर जो है सॉल्व करा दिए जाएंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।